नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में जितने भी थ्योरी थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी 4 ऑप्शन रहेगा और एक को सिलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से, और यदि नहीं होगा तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में साथ साथ बताऊंगा, तो एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं, आवेशित का मतलब ऋण आवेश या धन आवेश। कोई भी वस्तु ऋण आवेश तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, और कोई भी वस्तु धन आवेश तब होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो द्रव्यमान घट सकता है, घटता है, और जब इलेक्ट्रॉन वस्तु में आता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है आवेशित वस्तु का, ये ऋण आवेशित और धन आवेशित नहीं बोला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी होगा, बढ़ या घट सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी है धन से ऋण आवेश की ओर, और ऑप्शन डी है ऋण से धन आवेश की ओर। यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से बताया हूँ, और मैं बोला हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर होती है। तो ऑप्शन डी जो होगा सही ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दे तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल, ऑप्शन ए है घटेगा, ऑप्शन बी है बढ़ेगा, सी है समान होगा, और ऑप्शन डी है शून्य हो जाएगा। जब दो आवेश को वायु में रखा जाता है तो उस पर बल जो लगता है इतना लगता है, और वायु की अपेक्षिक विद्युतशीलता 1 होती है, और जब उसे किसी दूसरे माध्यम में यानी केरोसिन तेल या कोई भी माध्यम में रखते हैं तो उस पर बल जो है इतना लगती है, और दूसरे माध्यम का जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है वह हमेशा 1 से बड़ा होता है, और दूसरे माध्यम में रखने पर आवेश पर जो बल लगेगा वायु पे लगने वाले बल का 1/k गुना होगा, और k का जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है। इसलिए कभी भी दूसरे माध्यम में रखने पर जो बल आएगा उसका मान एफ ए के मान से यानी वायु में लगने वाले बल के मान से कम आएगा। इसलिए आवेश को हवा के स्थान पर यानी हवा वायु के अलावा दूसरे माध्यम में रखते हैं तो बल जो है घटेगा। ऑप्शन ए सही है। चौथा क्वेश्चन है, धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो ऑप्शन ए दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा, ऑप्शन बी धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, ऑप्शन सी ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वस्तु को आवेश कैसे दिया जाता है। वस्तु को आवेशित करने के लिए या तो वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं जिससे वह ऋण आवेशित हो जाता है, या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है जिससे वह धन आवेशित हो जाता है। यानी जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएगा यानी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है सही है, धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा।
पांचवा क्वेश्चन है, पी आघूर्ण वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव पर समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में लगने वाला बल आघूर्ण का मान है। बल आघूर्ण यानी टाउ का मान पूछा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं टाउ का वैल्यू होता है पी क्रॉस ई। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ई क्रॉस पी भी होगा, तो ये ई क्रॉस पी नहीं होगा, क्योंकि ई क्रॉस पी जो है वह बल आघूर्ण के मान की दिशा को पी क्रॉस ई की दिशा से उल्टा दर्शाएगी, यानी कि ये माइनस टाउ, इसका वैल्यू होगा माइनस टाउ, यानी इसके दिशा से विपरीत दिशा में होगा। छठा क्वेश्चन है, दो समान आवेशों Q माइनस Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रखा जाता है। इस तीन आवेशों के निकाय के संतुलन के लिए Q डैश का मान होगा। ऑप्शन ए है -Q/2, बी है -Q/4, सी है +Q/4 और डी है +Q/2। क्वेश्चन में तीनों आवेश जो है वह संतुलन में है, यानी इन तीनों आवेशों के बीच जो भी बल कार्य कर रहा है उसका योग 0 होगा। दोनों आवेश Q और -Q के बीच की दूरी r लिया और इसके मध्य बिंदु पर Q डैश आवेश और Q से Q डैश की दूरी r/2 होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है, और -Q से भी इसकी दूरी r/2 होगी। Q आवेश के कारण Q डैश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा राइट की तरफ होगी, और -Q आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा उसकी भी दिशा जो होगी राइट की तरफ होगी, और Q और -Q डैश के बीच जो बल लगेगा उसकी भी दिशा राइट की तरफ होगी, क्योंकि Q से जो है वैद्युत क्षेत्र निकलती है और Q डैश में प्रवेश करती है। Q और Q डैश के बीच लगने वाला बल और Q और -Q के बीच लगने वाला बल का योग जो होगा 0 होगा संतुलन के लिए। तो Q और Q डैश के बीच की दूरी r/2 है, तो r²/4 होगा, और Q और -Q के बीच r² की दूरी है तो r² होगा। तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट और r² दोनों में कॉमन है, तो ये हट जाएगा और Q एक हट जाएगा, तो 4Q डैश इक्वल टू -Q, तो Q डैश का जो वैल्यू होगा -Q/4। ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन है। सातवां प्रश्न है, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश +Q तथा -Q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरे आवेश को उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमा करने पर कार्य होगा। तो जैसे कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कार्य और ऊर्जा के बारे में, यानी कोई भी बल यदि किसी वस्तु पर लग रहा है और यदि वह उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित नहीं करता है तो कोई कार्य नहीं होगा। जिसे इस क्वेश्चन में बोला है कि +Q जो है स्थिर है, यानी एक आवेश जो है स्थिर है और r त्रिज्या के वृत्त में दूसरा आवेश जो है घूम रहा है, तो इस आवेश में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। ये आवेश जो है इस आवेश से r दूरी पर ही रह रही है, इसलिए इसमें कोई कार्य नहीं होगा, यानी इसमें कार्य जो होगा 0 होगा। ऑप्शन डी सही है। आठवां प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। चालक गोलाकार यानी चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, क्योंकि चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, यह चालक की सतह पर होता है, और गॉस के प्रमेय से फाई जो होगा वो 0 होगा, यानी इससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। नौवां प्रश्न है, लघु वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी दोगुनी, ऑप्शन सी आधी और ऑप्शन डी 1/4। तो फॉर्मूला से हम लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है निरक्षीय स्थिति के कंपेयर में अक्षीय स्थिति में दुगुना होती है, और क्वेश्चन में पूछा है अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, आधी होगी।
अक्षीय स्थिति के कंपेयर में निरक्षीय बिंदु पर जो होती है वो आधी होती है। 10वां क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 गुना 10⁻4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाला बल का मान होगा। अल्फा कण का जो नाभिक होता है वो हीलियम का नाभिक होता है और हीलियम की परमाणु संख्या 2 है और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु संख्या के बराबर होता है, इसलिए अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आवेश की जो मात्रा होगी Q इक्वल टू 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया है, F का वैल्यू QE, दोनों को गुना कराएंगे 4.8 गुना 10⁻14 -14 न्यूटन। तो बल का मान होगा 4.8 गुना 10⁻14 न्यूटन। ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है। 11वां प्रश्न है, अघूर्णन वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य होगा। तो फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा और थीटा का वैल्यू जो दिया है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो टाउ का जो वैल्यू होगा PE यानी किया गया कार्य PE होगा। ऑप्शन सी जो है सही है। 12वां प्रश्न है, धनावेशित वस्तु में होती है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऑप्शन डी है प्रोटॉनों की कमी। क्वेश्चन में धनावेशित वस्तु बोला है, यानी कोई भी वस्तु धनावेशित कब होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ऑप्शन सी जो है सही है। 13वां प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। आप 11th क्लास में एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र निकालना जरूर सीखे होंगे और यदि आप नहीं सीखे हैं तो चलिए मैं बताता हूँ। इस सूत्र को एफ के टर्म में लिखेंगे और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जो होगा इतना होगा। तो जैसे कि हम लोगों को पता है आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, तो 2 आवेश है तो कूलम्ब का स्क्वायर होगा और यहाँ बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट यानी विद्युतशीलता का जो मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 14वां प्रश्न है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। 4q और -2q आवेश जो है r दूरी पर स्थित है और इसके बीच बल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आवेशों का गुणनफल 8q² बटा r²। जब आवेशित गोलों को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो आवेश का हस्तांतरण होने लगता है और हस्तांतरण तब तक होता है जब तक दोनों गोलों पर आवेश जो है समान ना हो जाए। यानी स्पर्श कराने के बाद दोनों गोले पर जो आवेश का मात्रा होगा वो Q होगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो दोनों आवेशों को जोड़कर उसे 2 से भाग दे दें, क्योंकि 2 गोला है और दोनों गोलों पर जो आवेश का मात्रा है समान हो जाता है जब स्पर्श कराते हैं। तो आवेश का जो मात्रा होगा दोनों गोले पर Q हो जाएगा। स्पर्श के बाद आवेशों को r दूरी पर रखने पर इनके बीच बल लगेगा F' इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बटा r²। यानी F' का वैल्यू जो होगा F/8 होगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 15वां प्रश्न है, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर चुके हैं और मैं उसमें बताया था कि वायु के अलावा यदि आवेश के बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा जाए या आवेश को किसी माध्यम में रखा जाए तो उसके बीच जो बल जो है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन है। 16वां प्रश्न है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है
तो एक कूलम में जो आवेश की संख्या होगी, एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 इक्वल टू 6.25 गुने 10⁻18। एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह इतना है, तो 8 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8 से गुना करा देंगे तो 5 गुना 10⁻19 जो है इलेक्ट्रॉन होगी। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। 17वां प्रश्न है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैं अगला वीडियो चैप्टर 2 में बताऊंगा। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, चालक पदार्थ के से जो बना है चादर, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, और अचालक पदार्थ के लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 18वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युतीय रूप से उदासीन एक चालक गोले पर विचार करें। एक धनात्मक बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है, तब गोले पर कुल आवेश है। ऑप्शन ए ऋणात्मक तथा गोले की सतह पर समान रूप से वितरित। ऑप्शन बी ऋणात्मक तथा गोले के केवल उस बिंदु पर उपस्थित है जो बिंदु आवेश के सबसे निकट है। ऑप्शन सी ऋणात्मक तथा गोले की पूरी सतह पर असमान रूप से वितरित है। और ऑप्शन डी है शून्य। तो आपको बताना है कि एक धनात्मक आवेश जो है एक गोला के पास है, तो उस गोले पर कुल आवेश जो है कितना होगा। जैसे ये एक गोला है और इसके निकट प्लस क्यू धन आवेश है, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण इस गोला पर जो है माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा, और इसके ठीक विपरीत आवेश इसके सम्मुख पृष्ठ पर उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, यानी प्लस आवेश उत्पन्न होगा। यानी जितना ऋणात्मक आवेश प्रेरित होगा उतना ही धनात्मक आवेश प्रेरित होगा। इसलिए इस गोले पर जो कुल आवेश होगा वो 0 होगा। ऑप्शन डी जो है सही है। 19वां प्रश्न है, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू P इक्वल टू क्यू अगुने एल, यानी क्यू जो है आवेश का मात्रा है जो 5 कूलम है, और एल जो है उसके बीच की दूरी है जो 5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से गुना कराएंगे, कूलम मीटर होगा, यानी कि 25 गुना 10⁻⁻2 कूलम मीटर जो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। 20वां प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी आड़ है अनुक्रमानुपाती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होगा। 21वां प्रश्न है जो आप लोगों को खुद से करना है, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना है इसका आंसर। 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा उसको आपको बताना है। इन दोनों आवेश पर जो बल का अनुपात है क्या होगा। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न करने के बाद अब आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी समान आवेश से आवेशित है तथा एक दूसरे को F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले यह B के संपर्क में लाया जाता है, उसके बाद C के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। B तथा C के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। प्रश्न के अनुसार गोला B और C पर समान आवेश है, इसलिए Q
और Q दोनों गोलों पर आवेश लिया और B और C गोले के बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो F है। F का परिमाण मैं इतना लिख दिया, इसके बीच R डिस्टेंस लिया हूँ तो ये कुछ दूरी पर मतलब स्थित है। और प्रश्न के अनुसार एक तीसरा गोला है जो अनावेशित है और यह अनावेशित गोला को पहले बी गोला के संपर्क में लाया जाता है। तो मैं पहले ही इसी वीडियो में जो क्वेश्चन बहुविकल्पीय कराया था उसमें मैं बता दिया हूं कि जब हम किसी अनावेशित या कोई भी गोला को किसी गोला से संपर्क कराते हैं तो उसमें आवेश का जो हस्तांतरण होने लगता है और यह हस्तांतरण तब तक होता है जब तक दोनों गोलों पर समान आवेश ना हो जाए। संपर्क के बाद दोनों गोले पर कितना आवेश होगा, तो दोनों गोले के आवेश को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो इस पर Q आवेश है और इस पर 0 आवेश है और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो Q/2 जो है दोनों गोलों पर संपर्क के बाद आवेश रहेगा, Q/2 इस पर और Q/2 इस पर। इस अनावेशित गोला को B से संपर्क में लाने के बाद अब इसे फिर Q से संपर्क में लाया जाता है। तो इस पर आवेश का जो वितरण होगा, इस पर आवेश का वितरण Q अब प्लस Q/2 और बटे 2, दोनों पर समान आवेश का जो वितरण होगा 3Q/4 होगा। 2Q 1Q 3Q और 2 गुना 2 4, यानी कि 3Q/4 जो है इस पे भी आवेश का वितरण होगा और 3Q/4 इस पे भी आवेश का वितरण होगा। क्वेश्चन में बोला है अनावेशित गोला को दोनों गोले से संपर्क में लाने के बाद इसे अलग कर दिया जाता है, तब इनके बीच कितना बल लगेगा। संपर्क में लाने के बाद गोला B पर आवेश Q/2 है और C पर आवेश 3Q/4 है, तो इनके बीच जो बल लगेगा F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 गुना 3Q/4 बटे R²। 3/8 जो है कॉमन लेंगे और ये जो है और संपर्क में लाने के पहले जो है फोर्स का परिमाण है, तो F डैश जो है F डैश इक्वल टू 3/8 F होगा। तो संपर्क में लाने के बाद जो बल होगा पहले बल का 3/8 होगा। दूसरा क्वेश्चन है 3 बिंदु आवेश Q-4Q और 2Q भुजा L के समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों क्रमशः A, B और C पर स्थित है। आवेश Q पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल के परिमाण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारे भुजाएं बराबर है और सारे कोण 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री है। और शीर्ष A पर Q आवेश, B पर -4Q और C पर 2Q आवेश स्थित है। शीर्ष A से BC भुजा पर AN लंब है जो BC को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो AN की जो लंबाई होगी √L² माइनस L/2 का स्क्वायर यानी L²/4, यानी √3/2L जो होगी AN की लंबाई होगी, इस लंब की लंबाई होगी। B पर -4Q आवेश है, यदि इस आवेश को 2 बराबर भागों में बांटे तो -2Q और -2Q होगा। 2 बराबर भागों में इसलिए बांटे -2Q और 2Q से ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा जिसके बीच की दूरी जो होगी L होगी। तो इस द्विध्रुव के कारण जो Q पर बल लगेगा वो F1 होगा और -2Q जो -4Q को 2 बराबर भागों में बांटे हैं, तो -2Q के कारण जो Q पर फोर्स लगेगा वो F2 होगा। -2Q आवेश के कारण Q पर जो बल लगेगा F2 उसकी दिशा जो होगी AB की ओर होगी, क्योंकि -2Q जो है निगेटिव है और वैद्युत क्षेत्र जो है निगेटिव आवेश में प्रवेश करती है। और F1 और F2 के बीच जो एंगल होगा वो 150 डिग्री होगा। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा आवेश का परिमाण और गुणे L, यानी P = 2QL जो होगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और इस द्विध्रुव के कारण A पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। R जो है परपेंडिकुलर दूरी है √3/2L, तो P और R का वैल्यू रखेंगे तो E1 का जो वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16Q/3 √3L²। तो F1 का जो वैल्यू होगा इक्वल टू QE1, तो F1 का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16Q² / 3L²। और बल F2 का परिमाण होगा 2Q गुने Q/L², 2Q और Q गुने L², ये बल का जो F2 का परिमाण है।
यानी F2 इक्वल टू 1/4πε0 2q² दोनों बल F1 और F2 का परिणामी बल जो होगा F इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा जो है F1 और F2 के बीच जो कोण बनना है वही थीटा है। तो F1 और F2 का वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करने के बाद F का वैल्यू आएगा 1/4πε0 2q²/3l² गुना √19/3। इतना जो है परिणामी बल। तीसरा क्वेश्चन है, चार बिंदु आवेश Q, कैपिटल Q, स्मॉल Q, कैपिटल Q और स्मॉल Q भुजा ए के किसी वर्ग के कोनों पर स्थित है। आवेश कैपिटल Q पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। जैसे ये ए भुजा वाला वर्ग है और प्रश्न के अनुसार आवेश जो है इसके कोण पर स्थित है। Q पर परिणामी बल निकालना है। तो इस Q के कारण और इस Q के कारण जो Q पर बल लगेगा उसका परिमाण जो होगा बराबर होगा, और इस Q के कारण जो बल का दिशा होगा वो राइट की तरफ होगी और इसके कारण जो दिशा होगी वो नीचे की तरफ होगी, और इस दोनों के बीच जो है एंगल 90 डिग्री है। तो इसका जो परिणामी बल होगा इस दिशा में होगा, और इस Q के कारण जो इस पर बल लगेगा जिसकी दूरी जो है √2a है की दिशा इस तरफ होगी। तो इस पर परिणामी बल जो होगा इस आवेश के कारण लगने वाला बल और इस बल का परिमाण के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों बल का जो परिणाम होगा F1 इक्वल टू √F² प्लस F² प्लस 2F कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए F² अब प्लस F² 2F² होगा और √2F जो होगा इसका परिणामी बल होगा, और F का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/a², क्योंकि F जो है इस आवेश और इस आवेश के बीच बल है, और इस कैपिटल Q के कारण इस पर जो बल लगेगा F2 इक्वल टू 1/4πε0 Q², Q और Q अब बटे √2a का होल स्क्वायर, इसके बीच की दूरी है √2a है। तो इसका वैल्यू जो आएगा 1/4πε0 Q² बटे 2a²। Q पर जो परिणामी बल होगा F डैश इक्वल टू F1 और प्लस F2 दोनों को ऐड करेंगे मान रखकर, तो 1/4πε0 Q/a² √2Q प्लस Q/2 जो आएगा ये परिणामी बल होगा Q पर। चौथा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश +8Q तथा -2Q क्रमशः x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू L पर स्थित है। x अक्ष के जिस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य है उसकी स्थिति क्या है। यानी x अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होगा उसकी स्थिति बताना है। क्वेश्चन के अनुसार x एक्सिस पे 8Q आवेश लिया जो x इक्वल टू 0 पर स्थित है, और x इक्वल टू L पर -2Q आवेश स्थित है, और इन दोनों आवेशों के बीच जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, क्योंकि इससे वैद्युत क्षेत्र निकलेगा और इसमें प्रवेश करेगा, तो इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो इसके बाहर B से x दूरी पर P एक बिंदु लेते हैं जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब है कि इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा 8Q आवेश के कारण और -2Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों बराबर होगा। 8Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो L अब प्लस x दूरी पर होगा, तो 8Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इतना होगा, और 2Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा x दूरी पर होगा वो इतना होगा। दोनों को इक्वल करेंगे तो 1/4πε0 और ये दोनों कट जाएगा, और Q कट जाएगा, और 2 ये भी कट जाएगा, और इसको 4/L प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x² क्रॉस गुना कराएंगे और इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और इस इक्वेशन को फैक्टर करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू -L/3 और x इक्वल टू L। तो x का ये वैल्यू जो है माइनस वाला नहीं लेंगे, x इक्वल टू L वाला लेंगे, क्योंकि x जो है धनात्मक x एक्सिस पर है। तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगी उसकी स्थिति जो होगी ये x इक्वल टू L है और L, यानी कि 2L पे जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। पांचवा प्रश्न है, दो मज्जा गुटकाओं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 0.2 ग्राम है, प्रत्येक को 50 सेंटीमीटर के दो रेशम के धागों से लटकाया गया है। प्रत्येक गुटिका को
समान प्रकृति का बराबर परिमाण का आवेश दिया जाता है। यदि एक गुटिकाएं 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विकर्षण के बाद स्थिर हो जाती है तो प्रत्येक गुटिका पर आवेश की गणना कीजिए। जैसे ये दो गुटिका है ए और बी, जिसका द्रव्यमान 0.2 ग्राम है। इसको बिंदु ओ से रेशम के धागे से 50 सेंटीमीटर के धागे से लटकाया गया है और जब इस पर Q आवेश दिया जाता है तो ये प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर हो जाती है। चूंकि दोनों आवेश की जो प्रकृति है वो समान है, इसलिए इस पर प्रतिकर्षण बल F लगेगा और इस गुटिका का जो भार है W = mg होगा। तो प्रतिकर्षण बल F का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 Q गुना Q बटा इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो बटा 100 से भाग देंगे, यानी 0.04 का स्क्वायर। तो 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 गुना 10⁻9 और Q स्क्वायर 16 गुना 10⁻⁻4। तो F का जो वैल्यू आएगा 9/16 गुना 10⁻13 Q स्क्वायर न्यूटन। और गुटिका का भार जो होगा W = mg। m का वैल्यू यानी द्रव्यमान का वैल्यू है 0.2 ग्राम और g का वैल्यू 9.8। द्रव्यमान ग्राम में है इसलिए इसको किलोग्राम में बदलेंगे और भार का जो वैल्यू होगा 1.96 गुना 10⁻³ न्यूटन। समरूप त्रिभुज OMB से तथा त्रिभुज BCD से CD बटा BC, CD और BC = MB बटा OM। OM जो है OB के इक्वल होगा, यानी कि OM = 50 सेंटीमीटर होगा। तो CD का जो वैल्यू है F है और बटे mg यानी भार, और BC जो है भार है तो BC का वैल्यू होगा mg = MB का वैल्यू, MB जो है दोनों आवेश के बीच के मध्य बिंदु है इसलिए 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो MB = 2 और बटे OM का जो वैल्यू होगा, OM का वैल्यू होगा OB के वैल्यू के बराबर होगा जो 50 सेंटीमीटर है = 50। प्रतिकर्षण बल और भार का वैल्यू रखेंगे और 25 दूनी 50। तो Q स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, Q स्क्वायर = होगा 16 गुना 1.996 बटा 9 गुना 25 गुना 10⁻16। एक कूलम स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो Q का जो वैल्यू आएगा 3.7 गुना 10⁻⁹ कूलम।